इसमें हमारे पास सीबीआईसी की ये एक क्लैरिफिकेशन है जो कि उन्होंने एग्जम्पशन के रिस्पेक्ट में इशू करी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को लेकर के अक्सर इशू आते रहते हैं। तो सीबीआईसी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ रखी है बहुत सारे एग्जम्पशन के इश्यूज पर, इसको भी हमने करना है, फटाफट से पैकअप कर लेते हैं। सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन एज टू सर्टेन एग्जम्पशन। अच्छा, एग्जम्पशन वाले चैप्टर की एक मजेदार बात बताऊं, एग्जम्पशन बहुत सारी हैं और इट्स क्वाइट रीजनेबल, बच्चा पढ़ता है समझता है, लेकिन एग्जाम के टाइम तक वो इतनी सारी है ना, और विद सो मेनी फैक्टर्स है, एग्जाम्प्ट है या नहीं है, वो कई बार इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो इसमें क्या है ना, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊं क्या है। देखो, जो अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट फोकस पूरे क्वेश्चन बनते हैं, और आपने मेरे साथ डिटेल में भी समझा, आपको आइडिया लग ही गया कि कुछ पर तो बनते ही हैं। तो अच्छे से तैयार करो अमेंडमेंट को। और दूसरा, एग्जामिनर क्या करता है बेटा, जो लेटेस्ट इशू अराइज हो रहे होते हैं ना, जिन पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन देता है, उनको वो प्रेफरेंस में पूछना पसंद करता है, जस्ट टू चेक कि बच्चा कितना अपडेटेड है। तो ये लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन जो भी पढ़ोगे, इनको भी अच्छे से जो है वो तैयार कर जाना, सिंपल सा काम करना। ठीक है ना, अपने ऊपर ओवरबर्डन मत होना कि नहीं यार सारी याद नहीं हो रही, उससे परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। जितना याद रहता है बहुत बढ़िया, स्पेशल फोकस इन चेंजेस और इन क्लैरिफिकेशंस पर कर कर चले जाना। चलिए जी, अब हमारे पास जो क्लैरिफिकेशन आई है, कुछ बहुत ही अच्छी हैं, कुछ तो प्लेन एंड सिंपल है, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छी हैं। इसमें से पहली क्लैरिफिकेशन आई है बेटा एंट्री नंबर 66। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो थी वो एग्जम्पशन दी गई थी। ठीक है, मैं आपको यहां शो करूंगा, पहले थोड़ा सा समझाता हूं, फिर पढ़वाऊंगा क्या उन्होंने कहा। बेटा, जो एजुकेशनल सेक्टर है उसके ऊपर आपको याद होगा कुछ एग्जम्पशन थी हमारे पास, ये थी एंट्री नंबर 66। एंट्री नंबर 66 में कहा गया था सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट होगी। इस वाले पॉइंट के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को या स्टाफ को जो सर्विस देगा किसी भी तरीके की, चाहे वो एजुकेशन की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, फूडिंग की हो, किसी भी तरीके की सर्विस देगा वो एग्जेम्प्ट होगी। फिर उसके बाद डबल ए, इसमें कहा गया था बाय एन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। अच्छा, यहां थोड़ा एक मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो 666A है, ये तो एग्जम्पशन जब आई थी तभी से था। ये जो डबल ए है ना, ये गवर्नमेंट ने बाद में इंसर्ट किया था। अब क्या फर्क था और क्यों इंसर्ट किया था, थोड़ा सा समझ लेना, ताकि जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है उसको समझ सके। बेटा, जो 66A शुरुआत से था, इसमें क्या बोला गया था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को कोई भी सर्विस दे वो एग्जेम्प्ट है, अपने स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को। अच्छा, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास जो है वो बेटा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े इंस्टीट्यूशन सभी कुछ आते हैं, वो आपने पढ़ रखा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब है क्या, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स, अपना यूनिवर्सिटी का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने एडमिशन के पर्पस के लिए जो है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया, और उसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फीस भर के बैठेंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फीस भर के बैठेंगे, और जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना फर्दर परसेंटेज रैंकिंग के हिसाब से जो होगा वो एनरोल करेगा। ऐसे ही होता है, यस। अच्छा, अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं मुझे इसमें एडमिशन चाहिए तो मैं एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करके पास करूंगा, वो बच्चे उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब अपीयर होते हैं, उस स्टेज पर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट नहीं होते, वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट होते हैं। बात मेरी समझ आई, वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट कब बनेंगे, जब फाइनली एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको अपने यहां एडमिशन दे देगा। शुरुआती स्टेज पर एग्जामिनेशन में जब वो अपीयर हो रहे हैं, उस समय पर वो स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट होते हैं। अब पता है प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पहले वाली जो एंट्री थी वो क्या कह रही थी कि सर्विस सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट होगी जो उन्होंने अपने स्टूडेंट को दी, मतलब जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है, उनसे वो ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन जो भी ले रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होगा। जब वो एंट्रेंस से फ्रेश लोग अप्लाई करते थे जो कि प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट होते थे, वो
एग्जामिशन में नहीं आते थे, तो उनको भी एग्जामिशन देने के पर्पस के लिए ये AA करके एंट्री जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। और इसमें देखिएगा यहाँ स्टूडेंट वर्ड का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ वो सिंपल क्या कह रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया और उसके लिए उसने जो है वो एंट्रेंस फीस ली। किससे? स्टूडेंट वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया। तो पब्लिक अप्लाई कर रही है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे उन्होंने जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एंट्रेंस फीस ली है, वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, वो एंट्रेंस फीस जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी बात को बेस बना करके कुछ क्लैरिफिकेशन पूछी गई थी, अब आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। यहां मैं आपको शो करता हूं, बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेट्स सपोज कोई यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लान किया और कहा जी जो भी उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो देनी है। एग्जामिनेशन फीस अलग से देंगे, अभी फर्स्ट टाइम एनरोल कराने के लिए जो है वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। और जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट थे बेटा उन्होंने वो अप्लाई किया। बताओ एग्जामिनेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई अल्टीमेटली ये जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, भाई कुछ लोग क्या करते हैं एंट्रेंस एग्जाम फीस के नाम से सब ले लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन फीस अलग है एग्जाम फीस अलग है, बट है तो ये बाय नेचर वही। तो सीबीआईसी ने सिंपली बोल दिया ये जो चीज है ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पस के एंगल से ही ली जा रही है, तो ये जो होगी ये एग्जेम्प्ट रहेगी। पहली क्लैरिफिकेशन बड़ी सिंपल है। फिर दूसरी ये पूछी गई कि एक यूनिवर्सिटी है, वो क्या कर रही है, वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से फीस चार्ज कर रही है, किस चीज के, फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म्स फॉर अप्लाइंग फॉर अ कोर्स, फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म्स फॉर अप्लाइंग फॉर अ कोर्स। ठीक है, तो अगेन स्टूडेंट्स को क्या कह रही है जी, आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको ये एक एलिजिबिलिटी फॉर्म साथ में सबमिट करना होगा और उस एलिजिबिलिटी फॉर्म के लिए जो है वो आपको पैसे देने हैं। और आप मुझे बताओ ये भी फाइनली बेटा क्या जो अप्लाई कर रहा है वो एंट्रेंस एडमिशन के पर्पस के लिए ही अप्लाई कर रहा है? यस। तो सीबीआईसी ने बोला आपने चाहे पैसा एप्लीकेशन फीस के नाम से लिया हो या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के नाम से लिया हो, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से आप ले रहे हैं, हमने वो जो AA करके बना रखा है वो इसी इंटेंशन के साथ बना रखा है एंट्रेंस के एंगल से, तो ये जो भी लिया है ये इन द प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस एडमिशन ही लिया है, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। वेरी वेल डिजर्विंग क्लैरिफिकेशन। भाई आप एप्लीकेशन का पैसा अलग लो, एग्जामिनेशन फीस अलग लो, एलिजिबिलिटी फॉर्म का पैसा अलग लो, ये सब कंपोनेंट अल्टीमेटली है तो इसीलिए कि वो आपके यहां एडमिशन लेना चाहता है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बोल दिया ये एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर इसके बाद अगला एक्सपेक्ट जो अच्छा है और ज्यादा, उसमें बेटा यूनिवर्सिटी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को दिए। ठीक है, कोई स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा है किसी वजह से, तो जिस दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो यूनिवर्सिटी वाला कहता है भाई साहब जिस यूनिवर्सिटी से आए हो वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के आओ, जैसे होता है ना स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इसने अकॉर्डिंगली जो था वो यूनिवर्सिटी से बोला कि भाई मुझे जो है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दो, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। अब इसको लेकर के कन्फ्यूज़न ये आ गई कि यूनिवर्सिटी ने उससे कहा कि फ़ीस दे दो सर्टिफिकेट की, उसने फ़ीस दे दी। अब इस फीस के ऊपर क्वेश्चन आया कि जो बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, तो वो स्टूडेंट नहीं रहा, स्टूडेंट नहीं रहा, और ये एडमिशन के एंगल से तो है नहीं है कि AA में पढ़ी जाएगी। तो पूछा गया कि ये स्टूडेंट पहले था बट अब तो ये छोड़ रहा है, ठीक है, तो क्या इसको ये जो आपने फीस ली है ये स्टूडेंट था, इस बेसिस पर अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगी? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई स्टूडेंट है बेटा, वो माइग्रेट कर रहा है अनदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो मतलब आपको वो छोड़ के जा रहा है, वो एक्स स्टूडेंट है, पहले था, ठीक है। आप आने वालों से एडमिशन की जो फीस लेते हो प्रोस्पेक्टिव से, वो तो सेपरेटली एग्जेम्प्ट है, बट जाने वाले को लेकर के तो कुछ भी सेपरेटली नहीं कहा गया। तो डाउट एक्सप्रेस किए गए कि ये हमारा स्टूडेंट था, आज नहीं है, हमने इससे पैसे लिए माइग्रेशन के, क्या ये भी एग्जेम्प्ट रहेंगे? तो इस पर सीबीआईसी ने आगे बढ़कर के पहल करी, जी स्टूडेंट था, एक्स स्टूडेंट था, कोई बात नहीं, बट आपसे जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा है ये इसी बात का तो ले रहा है कि उस टाइम ये स्टूडेंट था, आप जाना चाहता है तो दे दो। तो उन्होंने बोला जी इसको हम यही मानेंगे कि आपने स्टूडेंट को ही सर्विस दी है, ऐसा नहीं है कि ये कभी आपका स्टूडेंट था ही नहीं, एक्स था, कोई बात नहीं, हम यही मानेंगे जैसे आपने स्टूडेंट को सर्विस दी है, और अकॉर्डिंगली ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा।
इश्यूएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय यूनिवर्सिटी इज कवर्ड बाय एंट्री नंबर 66, और इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ये पार्ट ए में ही एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि ये कभी आपका स्टूडेंट था। आर यू ओके विद दिस? अच्छी क्लैरिफिकेशन है। तो ये एंट्री नंबर 66 को लेकर के क्लैरिफिकेशन है। रीडिंग आप अपने एंड पर खुद कर लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद दूसरी क्लैरिफिकेशन वो पूछी गई एंट्री नंबर 9B को लेकर के। अब एंट्री नंबर 9B में जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन ये कहती है कि अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, जो कि लैंड लॉक कंट्रीज है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे पास मैप आ गया जी इंडिया का, या आपको नेपाल भूटान दिखाई दे रहे हैं, समझिएगा बेटा। अब हमारी ये जो इंडिया है ना, इंडिया के ये जो लाइन है इसमें बेटा यहाँ पाकिस्तान लग गया, यहाँ चाइना लग गया, और नीचे हमारी कोस्टल लाइन है, यहाँ सी एरिया है। हम क्या है, हम इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फॉर्चुनेट कंट्री है कि हमारी अपनी एक लंबी चौड़ी कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन का फायदा क्या होता है, आप बाहर से कुछ गुड्स मंगाते हो, वेसल में आते हैं, तो आपकी कोस्टल लाइन है, तो अकॉर्डिंगली फायदा क्या होता है, वो आपकी जो वेसल है जो इंडिया के लिए गुड्स लेकर के आ रही है वो आपकी यहाँ कोस्टल लाइन में आराम से आएगी और यहाँ पर पोर्ट वगैरह होंगे, गुड्स उतार जाएगी। अब नेपाल और भूटान की अगर बात करो तो बेटा इनके साथ इशू क्या है, इनके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है वो लैंड की सराउंडिंग है, ठीक है। इनकी बाउंड्री से जो है वो सी नहीं लगता है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्रीज। अब आप समझिएगा, नेपाल को लेट्स सपोज यूएसए से कुछ गुड्स का इंपोर्ट करना है, तो यूएसए से जब गुड्स आएंगे तो बेटा सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सी है, वेसल से आएंगे। बट नेपाल को प्रॉब्लम क्या आएगी, उसकी बाउंड्री में कोई कोस्टल लाइन उसकी है ही नहीं कि वो वेसल आए और नेपाल के यहां पर किसी पोर्ट पर गुड्स उतार जाए। तो अब नेपाल वाला जो होगा वो वेसल के थ्रू कैसे इंपोर्ट करेगा, तो बेटा नेपाल की इंडिया के साथ संधि है, उस संधि में जो है इंडिया ने ये कह रखा है जी हम आपकी बात समझते हैं, वैसे भी आपके साथ हमारे अच्छे संबंध है, तो हमारी जो कोस्टल लाइन है, हमारी कोस्टल लाइन पर आप गुड्स मंगा सकते हैं और उसके बाद जो होगा वो गुड्स यहां से जो होगा वो आपके पास चले जाएंगे। आपको अगर कल गुड्स का एक्सपोर्ट करना है तो भी आप हमारे पोर्ट को यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अलाउ करते हैं, आपके साथ हमारे अच्छे संबंध है। बात समझ में आई? तो अब बेटा नेपाल वाला जब कभी इसको गुड्स मंगाने होंगे तो ये वेसल वाला आकर के जो होगा वो बेटा हमारे यहां पर छोड़ देगा और बाद में हमारे यहां से इंटरनली लैंड रूट से जो होगा ये नेपाल के पास चले जाएंगे। कल अगर नेपाल को कुछ गुड्स बाहर भेजने होंगे तो नेपाल वाले अपने यहां से गुड्स ट्रक में डाल के यहां ले आएंगे और फिर उसके बाद यहां से जो होगा वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। बात समझ आ रही है? यस। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो एग्जम्पशन आपको एंट्री नंबर 9 भी देती थी, ये किस चीज की देती थी, सप्लाई ऑफ सर्विस जो किससे कंसर्न है, ट्रांजिट कार्गो। ट्रांजिट कार्गो कौन से, जो कि टू नेपाल एंड भूटान जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, बाहर से वेसल में कोई गुड्स आए, वेसल वाले ने वो यहां गुड्स उतार दिए, अब ये गुड्स जो है लेट्स सपोज ये यहां से जो है ये ट्रांसपोर्टर जो है वो नेपाल लेकर के जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिट कार्गो। गुड्स इंडियन पोर्ट पर उतरे थे पर इनका डेस्टिनेशन नेपाल था, उतरे ये अभी भी ट्रांजिट में ही है, इनकी फर्दर ट्रांजिट मूवमेंट जो है वो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो की जा रही है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है ये जिस नेपाली रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है उस सर्विस को उन्होंने जीएसटी में जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया, उस सर्विस को जो है वो उन्होंने जीएसटी में जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया। यस। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या थी बेटा, लैंग्वेज जो यूज की गई थी उसके हिसाब से ये एग्जम्पशन है ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। जो ट्रांजिट कार्गो नेपाल भूटान को जा रहा है, जो नेपाल भूटान से आ रहा है उसके लिए एग्जम्पशन नहीं है। कहने का मतलब अगर रिवर्स मोड आप लोगे, यहां से कोई कार्गो आ रहा है बाहर जाने के लिए, तो इस वाले कंपोनेंट पर एग्जम्पशन नहीं है। जो जाने वाला कंपोनेंट है, जो नेपाल भूटान जाने वाला कंपोनेंट है, उससे रिलेटेड जो सर्विस जो है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्लियर है? अच्छा, अब होता क्या है, ये आदमी जिसको आपने अपॉइंट किया कि भाई साहब यहां से गुड्स ट्रांजिट कार्गो यहां नेपाल छोड़ देना, ये यहां जाकर के गुड्स उतार देता है, फिर उसके बाद खाली कंटेनर को ये वापस लेकर के आता है और कॉन्ट्रैक्ट में इसने यहां गुड्स उतारने के भी पैसे लिए और कंटेनर को वापस लेकर आने के भी पैसे लिए।
अब ये जो कंटेनर, खाली कंटेनर वापस लेकर के आ रहा था, इसके ऊपर इशू आ गया। इशू यह आ गया इंटरप्रिटेशन का कि उन्होंने बोला कि जो सर्विस एग्जेम्प्ट है वो तो जाने वाली एग्जेम्प्ट है, तो जब ये नेपाल और भूटान गया वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये जो खाली कंटेनर वापस लेकर के आ रहा है ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसा बोला गया। अब सीबीआईसी ने एक बहुत ही अच्छी क्लैरिफिकेशन इशू करी। उन्होंने ये बोला कि भाई साहब जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन कहती है कि नेपाल भूटान जाने से संबंधित सभी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। जो खाली कंटेनर लेकर आने वाला काम है, नो डाउट वापसी आ रहा है, बट वो खाली कंटेनर अल्टीमेटली जाने वाले काम से ही तो रिलेटेड है। और हमने एग्जम्पशन में क्या लिखा है कि जो भी एसोसिएटेड होंगी जाने वाले काम से वो एग्जेम्प्ट होगी, तो इसमें ये वाला काम भी जो होगा वो एग्जेम्प्ट ट्रीट किया जाएगा। देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स रिटर्निंग फ्रॉम नेपाल भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रांजिट कार्गो, आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रांजिट कार्गो, ठीक है, ट्रांजिट कार्गो वहां दे दिया और अब वो एम्प्टी कंटेनर्स जो है वो नेपाल से लेकर के इंडिया आ रहा है। तो क्या कहा गया, मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स फ्रॉम नेपाल एंड भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स देयर इज अ सर्विस एसोसिएटेड with transit cargo to Nepal and Bhutan and is therefore covered by the exemption. मूवमेंट वापसी की है पर ये जाने वाले काम से एसोसिएटेड है, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगी। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री नंबर 41। अब एंट्री नंबर 41 में बेटा लॉन्ग टर्म लीज को लेकर के एग्जम्पशन दी हुई थी। लॉन्ग टर्म लीज को लेकर के जो थी वो एग्जम्पशन दी हुई थी। एंट्री नंबर 41 ये कहती थी कि सर्विस है लॉन्ग टर्म लीज की 30 साल या उससे ज़्यादा, लॉन्ग टर्म लीज पर इंडस्ट्रियल प्लॉट या फिर प्लॉट फॉर फाइनेंशियल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग या कोई अदर एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 20% या उससे ज़्यादा की है। अगर ये लोग स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट की 20% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी वाली एंटिटी वो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर डेवलपर ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एरिया को लॉन्ग टर्म लीज पर ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है और इनको लॉन्ग टर्म लीज पर वो इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह दिए जा रहे हैं, तो फिर एंट्री नंबर 41 ने कहा था कि एग्जम्पशन मिलेगी। अच्छा, यहां आपने ये ध्यान में रखना है कि जब लॉन्ग टर्म लीज पर इस तरीके से ये प्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं तो जो कंसिडरेशन लिया जाता है वो दो होते हैं बेटा। एक तो होता है अपफ्रंट पेमेंट, एक लमसम बड़ा अमाउंट वो ले लिया जाता है, और साथ में पीरियोडिकल लीज रेंटल वो लिए जाते हैं। जब कभी इस तरीके से लॉन्ग टर्म लीज पर प्लॉट्स दिए जाते हैं तो फिर कंसिडरेशन में एक तो लिया जाता है अपफ्रंट अमाउंट, अपफ्रंट पेमेंट ली जाती है, बड़े अमाउंट की होती है, इसको हम लीज प्रीमियम, सलामी इस तरीके के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा मंथली बेसिस पर पीरियोडिकल लीज रेंटल जो है वो अलग से लिए जाते हैं। आपको ये ध्यान होगा जो एग्जम्पशन दी गई थी दैट इज ओनली फॉर अपफ्रंट अमाउंट, की जो अपफ्रंट अमाउंट जिसे हम प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब जो लीज के टाइम पर इकट्ठा अपफ्रंट ले लिया जाता है वो एग्जेम्प्ट होता है। जो पीरियोडिकल लीज रेंटल है उस पर एग्जम्पशन नहीं होती है, उस पर जीएसटी पेबल ही रहता है। ठीक है बेटा, ये हमारी एंट्री नंबर 41 है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंडस्ट्रियल प्लॉट स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लीज पर दे रहा था, जिस आदमी को वो लीज पर दे रहा था उसको उन्होंने बोला कि इतने सारे प्लॉट हैं और इन प्लॉट को हम लीज पर दे रहे हैं, अगर आपकी कोई लोकेशन पर्टिकुलर चॉइस है तो आपको हमने बता दिए 10 प्लॉट है, अगर आप इसमें से प्रीमियम लोकेशन वाला कोई प्लॉट, मान लो एक कोई प्लॉट है जो कि आपका रोड फेसिंग है, ठीक है, जहां आराम से ट्रांसपोर्टेशन आ जा सकता है, तो अगर आप इस तरीके का कोई लोकेशन प्रेफरेंस लेते हुए प्लॉट सेलेक्ट करोगे तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा हमें पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो होंगे वो देने पड़ेंगे।
अब जानते हैं नॉर्मली जब आप घर खरीदते हैं तो घर गार्डन फेसिंग हो, स्विमिंग पूल फेसिंग हो, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, पीएलसी बोलते हैं हम उसको। ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉट भी अगर मान लीजिए वो रोड फेसिंग है कि आराम से जो होगा वो अपना माल भेज सकेगा लीज पर लेने वाला एंड सो ऑन, तो उसको जो होगा वो पीएलसी की जो होगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये लॉन्ग टर्म लीज में अपफ्रंट अमाउंट एग्जेम्प्ट है, पीरियोडिक लीज रेंटल जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर लीज पर लेने वाले ने पीएलसी पे करी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, तो वो पीएलसी एग्जेम्प्ट होगी इस एंट्री से कवर होकर के या फिर नहीं होगी, पीएलसी एग्जेम्प्ट होगी या फिर नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने बेटा बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग इसमें ली, उन्होंने बोला पीएलसी के नाम से जो पैसे लिए जाते हैं वो भी बेसिकली लीज की एक्टिविटी का ही पार्ट एंड पार्सल है। पीएलसी के नाम से जो पैसे लिए जाते हैं वो भी बेसिकली लीज की एक्टिविटी का ही पार्ट एंड पार्सल है। अब हमें यह तय करना है कि वो जो पीएलसी है वो बाय नेचर अपफ्रंट अमाउंट जैसे हैं कि एग्जेम्प्ट कर दे, या फिर वो पीरियोडिक लीज रेंटल जैसे हैं कि एग्जम्पशन से बाहर रखें। तो उन्होंने सिंपल बोला कि जो पीएलसी है वो अपफ्रंट अमाउंट की तरह एक ही बार तो पे की जाएगी शुरुआत में, और क्योंकि वो एक ही बार पे की जाएगी तो वो एक तरीके से अपफ्रंट अमाउंट ही है, तो अकॉर्डिंगली पीएलसी चार्जेस जो हैं वो अपफ्रंट अमाउंट के तौर पर जो होंगे वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। द सिंपल क्लैरिफिकेशन इशूड। एंट्री नंबर 41, allowing choice of location to the plot is integral part of supply of long term lease or plot, and therefore location charges PLC is nothing but consideration charge for long term lease of plot being charged upfront, क्योंकि वो भी अपफ्रंट ही लिए जाते हैं तो ये अपफ्रंट अमाउंट के तौर पर जो होगा वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। अच्छी क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट वन, एंट्री नंबर 23, इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आई। अब एंट्री नंबर 23 में बेटा सर्विस बाय वे ऑफ असेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, इसके बारे में बात की गई है। टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट किए गए हैं। आप किसी रोड से जा रहे हैं, टोल रोड से, उसके चार्जेस दे रहे हैं, आप कोई ब्रिज से जा रहे हैं, उसके टोल चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एंटिटी ने अपने पैसे लगा करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और गवर्नमेंट के साथ उसका समझौता है कि हमने अपना पैसा लगा करके डेवलप किया है, तो अब उस पैसे की रिकवरी के लिए कुछ सालों तक यहां पर जो होगा वो टोल चार्जेस हम कलेक्ट करके अपने पास रखेंगे। और ये जो टोल चार्जेस है इसको जो है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है। अच्छा, अब इसको लेकर के इशू क्या आ रहा था, विजुलाइज करना। अब बेटा ये हमारे पास मान लीजिए टोल चार्जेस, टोल गेट है। अब आज की डेट में आप जानते हैं पहले तो क्या होता था कि ये जो व्हीकल्स यहां से जाते थे तो उनको ना यहां पे रुकना पड़ता था, यहां आदमी उनसे टोल कलेक्ट करता था, फिर बटन दबा के इसको खोलता था और फिर व्हीकल जाता था, इसमें टाइम बहुत लगता था। अब उन्होंने टोल की कलेक्शन का सिस्टम क्या बनाया है, उन्होंने फास्टैग का सिस्टम बनाया है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि आप एक फास्टैग लेंगे, बेसिकली एक स्टिकर टाइप होगा जिसको आप अपने यहां व्हीकल पर जो होगा वो पेस्ट कर लेंगे, और हमारे ये जो टोल गेट है उस पर फास्टैग रीडर होगा, जैसे ही आप पास आओगे रीड कर लेगा और ऑटोमेटिक बेसिस पर जो होगा वो आपको पास ऑन करने दे दिया जाएगा। इससे टाइम यहां रुकने का जो वेस्ट होता था वो काफी बच जाएगा। यही हमारे पास सिस्टम, आप मुझे 100 रुपए दोगे फिर उसमें से मैं 20 रख के 80 दूंगा, तो वो सिस्टम ही नहीं है। आपका ऑटोमेटिकली जो फास्टैग से कनेक्टेड वैलेट होगा वहां से डिडक्ट होकर के टोल मुझे मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग जो भी पेमेंट करें वो फास्टैग से ही करें। तो जो हमारी मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल हाईवेज की, उन्होंने ये बोल रखा है कि भाई साहब अगर किसी आदमी ने वो फास्टैग वाला स्टिकर अपने व्हीकल पर नहीं लगा रखा तो आप उससे जो टोल कलेक्ट करेंगे वो डबल कलेक्ट करेंगे। जैसे स्टिकर है तो आप जा रहे हो और आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, अगर आपने वो फास्टैग बेस्ड पेमेंट नहीं करी तो आपसे 100 की बजाय जो होंगे वो 200 जो होंगे वो कलेक्ट किया जाएगा, 100 रुपए एडिशनल अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा था इसको लेकर के इशू पूछा गया कि अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा पे किए गए, ठीक है, फास्टैग नहीं था तो 100 रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए गए तो उसको भी टोल चार्जेस ही एक्स्ट्रा लिए गए हैं ये मानते हुए एग्जम्पशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ये 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, इसके ऊपर भी एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सीबीआईसी ने अगेन एक अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा कि ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा है ये बाय नेचर एक्स्ट्रा टोल चार्जेस है। जो मिनिस्ट्री हाईवेज की है उसने अपने यहां ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है, फास्टैग होगा तो 100 नहीं तो फिर 200, बट है ये बाय नेचर टोल चार्जेस ही। और क्योंकि ये टोल चार्जेस है तो अकॉर्डिंगली वो इस एंट्री में अभी भी जो होगा वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। पढ़ते हैं फटाफट से। एडिशनल अमाउंट पेड ड्यू टू नो फास्टैग ऑन मोटर व्हीकल, असेंशियली
the additional amount collected from user of the road for not having a functional FASTag is in the nature of toll charges only and should be treated as additional toll charges and accordingly these will be exempt. चलिए जी, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन एंट्री नंबर 74 से रिलेटेड। ये थर्ड भी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे बेटा, और ये फोर्थ भी इंपॉर्टेंट लग रही है, और ये फिफ्थ जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। एंट्री नंबर 74 में बेटा आपकी आती है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है जी। अब इशू पूछा गया कि आजकल एक ग्रोइंग ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है बेटा, डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट इनफर्टिलिटी जो है वो आजकल के जो यूथ है उसमें देखने को मिल रही है कि जो यूथ है, पेरेंट्स जो हैं वो, माँ बाप पेरेंट्स जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो जो नहीं बन पाते हैं वो क्या करते हैं, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक IVF के नाम से प्रोसीजर है, मेरे ख्याल से शायद आपने सुना होगा, जिसमें आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना है, आप ऐसे समझ लो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो कराई जाती है। तो अब वो जो टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी वाली, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, एंड इसका ज्यादा कॉमन नाम जो है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF है, ठीक है जी। तो ये आजकल काफी ग्रोइंग है, तो जो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं उन लोगों के लिए तो ये वरदान के बराबर है कि भाई बच्चा नहीं हो पा रहा, बड़ी परेशानी है, तो घर में खुशहाली आ जाती है। तो IVF की टेक्निक, अच्छा ये कॉस्टली प्रोसेस है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो IVF का ट्रीटमेंट है क्या ये हेल्थ केयर सर्विस है, क्या ये एग्जम्पशन में कवर होगा या फिर ये एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा। अच्छा, आपको याद है हेल्थ केयर सर्विस की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें याद है आपको कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के आपने क्या पढ़ा था। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के उन्होंने ये बोल रखा था कि अगर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटिफिकेशन के पर्पस के लिए कराई गई है, जो कि सेलिब्रिटीज अक्सर कराते हैं, तो फिर वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। बट हाँ, अगर वो हेल्थ केयर के एंगल से कराई गई है, लाइक एक्सीडेंट में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, बर्निंग हो गई, फायर में मुझे जल गया और इस वजह से वो ठीक करा रहे हो, तो फिर वो जो होगी वो हेल्थ केयर सर्विस होगी, एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। तो ऐसा था ना कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में। तो अब IVF के एंगल से पूछा गया कि अगर कोई कपल है, पेरेंटल इश्यूज है और वो IVF की टेक्निक यूज करते हैं, तो जो सप्लायर है जो उनको ये फैसिलिटी दे रहा है, क्या वो हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है? आप बताओ, हेल्थ केयर सर्विस है या नहीं है? अच्छा, अब इसमें क्या वो करे, बीमार थोड़ी ना है बेटा, तो प्लीज ध्यान में रखना हेल्थ केयर सर्विस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई कोई डिसीज होगी तो ही ये बात आएगी। उसमें बहुत वाइडर सेंस में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई इलनेस है, कोई इंजरी है, वाइडर सेंस में हेल्थ केयर सर्विस जो है वो डिफाइंड है। अब अकॉर्डिंगली CBIC ने बोला अगर कोई पेरेंट नहीं अपना जो है बच्चे का जन्म कर पा रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी का जो इशू है तो ये भी तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी वो स्पेसिफिक हेल्थ केयर सर्विस में कवर्ड है, तो ये भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही इशू है, तो उन्होंने बोला इसको भी हेल्थ केयर सर्विस में कवर माना जाएगा और अकॉर्डिंगली ये वाली सर्विस भी GST से एग्जेम्प्ट रहेगी। The abnormality, disease, ailment of infertility is treated using ART procedures such as IVF. It is clarified that service by way of IVF are also covered within the definition of healthcare service and thus exempt. अच्छा, अब आपके मन में पता है एक बात ये आ रही होगी, सर ये वाली सर्विस है इसमें भी तो पैसे लगते हैं, इसको भी तो रिच लोग, वेल टू डू लोग ही लेते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, वेल टू डू लोग ही लेते हैं, गवर्नमेंट की शायद नज़र नहीं पड़ी होगी, हो सकता है कल इसको विड्रॉ कर ले, बट अभी आपके अटेम्प्ट के लिए तो आपको यही पढ़ना है कि हाँ ये भी जो है वो एग्जेम्प्ट है। चलिए जी, फिर उसके बाद 6th, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब आपको याद होगा आपने शेड्यूल 3 पढ़ा था GST में, जिसमें बताया गया था कुछ एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कुछ भी नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंगली उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो होगा वो GST नहीं लगेगा। उसमें बेटा एक पर्टिकुलर पैरा जो था उसमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात लिखी थी। अच्छा, आपको याद है बिल्डिंग के रिलेशन में तो आपने ऐसा एनालिसिस कर रखा था कि अगर जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बेच दी जाती है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है GST लगा लेते हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद बेची जाती है
तो फिर वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई शेड्यूल 3 से रहता है। ठीक है ना। बिल्डिंग के रिलेशन में तो आपने बहुत डिस्कशन कर रखा है। मेरी चर्चा जो है वो बिल्डिंग पर नहीं है, मेरी चर्चा है सेल ऑफ लैंड पर। सेल ऑफ लैंड क्या है? आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। अब एक इशू जो आ रहा था और खूब लिटिगेशन इसके ऊपर चल रहा था, वो थोड़ा समझिएगा बेटा। हमारे पास सिचुएशन एक ये है कि एक कोई मान लीजिए प्रमोटर डेवलपर है, उसने क्या किया, कुछ लैंड जो थी वो परचेज कर ली फार्मर से। ठीक है, फार्मर्स को पैसे दिए, उनसे लैंड परचेज कर ली। अब फार्मर ने उनको लैंड बेची, लैंड इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। फार्मर से लैंड परचेज कर लेने के बाद उस पर्सन ने क्या किया, उसने ना इस लैंड में प्लॉटिंग कर दी। ठीक है ना, उसने कई एकड़ के किले विले अपना खरीदे और फिर उसके बाद उनको जो है वो 500 गज के जो है वो प्लॉट साइज में जो है वो उसने डिवाइड कर दिया और उसने इन प्लॉट्स को जो है वो लोगों को बेचना स्टार्ट किया। वो घर बना के नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, लैंड खरीद रहा है और फिर उस लैंड पर प्लॉटिंग करके जो है वो बेच रहा है। अब लोग उससे खरीदे, इसके लिए उसने क्या किया, इस पूरे लैंड पार्सल में जो भी एमिनिटीज चाहिए होंगी ना, जैसे वाटर सप्लाई की, ड्रेनेज पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस, व्हाटसोएवर, वेस्टेज सीवरेज प्लांट, वो सब जो है वो उसने फैसिलिटी क्रिएट कर दी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फार्मर से प्लेन लैंड खरीद के उसने उस लैंड पर कुछ डेवलपमेंट वर्क किया, कंस्ट्रक्शन नहीं करी। प्लीज रिमेंबर, कंस्ट्रक्शन नहीं करी उसने, सिर्फ ड्रेनेज, सीवरेज पाइप, इलेक्ट्रिकल लाइन्स एंड वो सब जो है वो यहां पर प्रॉपर कर दी और अब लोगों को बोला भाई साहब प्लॉट जो है वो आप खरीद सकते हो, ये डेवलप प्लॉट्स है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बिल्डर से करवाना। मैं आपको क्या बेच रहा हूं, प्लॉट ऑफ लैंड, बट दीज आर डेवलप्ड। फार्मर जो बेच रहा था वो प्लेन प्लॉट ऑफ लैंड थे, ये क्या कर रहा था, उन प्लॉट ऑफ लैंड में फर्दर फैसिलिटीज डेवलप करके बेच रहा था। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसने डेवलपमेंट का खर्चा किया है तो ये अकॉर्डिंगली प्लॉट ऑफ लैंड को प्रीमियम पर बेचेगा। तो मान लीजिए इस प्लॉट ऑफ लैंड को जो है वो उसने 1 करोड़ रुपए का किसी को जो है वो सेल किया और उसने कहा डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड है। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या अल्टीमेटली उसने जमीन ही बेची है, अल्टीमेटली उसने जमीन ही बेची है, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट से मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई रहेगा, या फिर इस केस में यह कहा जाएगा कि नहीं उसने जमीन बेची है विद डेवलपमेंट फैसिलिटी करके, तो डेवलपमेंट सर्विस का एलिमेंट इसके ऊपर है, उसके ऊपर जो होगा वो जीएसटी लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। तो दोबारा दोहरा देता हूं, डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड, किसी पर्सन ने जमीन खरीदी, फैसिलिटीज डेवलप करके फिर डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड बेचा, तो अब ये जो डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड बेच रहा है इसमें प्लेन जमीन एज वेल एज डेवलपमेंट का पैसा उसने लिया है। तो अब इशू ये था कि ये सेल ऑफ लैंड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, जीएसटी से बाहर रहेगा, या इसमें डेवलपमेंट किया जो उसने पैसा लिया है उसके ऊपर जीएसटी जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। बेचने वाला कहता था अल्टीमेटली तो मैंने लैंड ही बेची है, चाहे डेवलप करके बेची हो, बट इन अ सेंस तो लैंड ही बेची है, जीएसटी नहीं लगेगा, आउट ऑफ स्कोप ही रहेगी। बट ऑफिसर कह रहे थे नहीं नहीं, आपने डेवलपमेंट के चार्जेस इसमें लिए हैं तो हम इसके ऊपर जीएसटी जो है वो लगाएंगे। इसके ऊपर काफी ज्यादा लिटिगेशन था और फाइनली सीबीआईसी ने अगेन एक वंडरफुल काम किया, पहल करके उन्होंने बोल दिया कि चाहे डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड बेचा हो, इन अ सेंस दिस इज सेल ऑफ लैंड, इन अ सेंस दिस इज सेल ऑफ लैंड, क्योंकि खरीदने वाला किसी को भी क्या बोलेगा, मैंने एक प्लॉट खरीदा है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई जो होगा वो रहेगा। तो उन्होंने बोल दिया ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई ही रहेगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने एक बात ये और बोली, उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है ना प्रमोटर, जो ये डेवलप करके बेच रहा है, इसने यहां इस पार्सल को डेवलप कराने के लिए जैसे ड्रेनेज फैसिलिटी डेवलप करी है तो किसी से ड्रेनेज से रिलेटेड सर्विस ली होगी, लेवलिंग कराई है सर्विस ली होगी। तो उन्होंने बोला जी ये जब डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड बेचेगा तो वो आउट ऑफ स्कोप है, वहां जीएसटी नहीं दोगे, बट जो लोगों ने इसको ये डेवलपमेंट वर्क करके दिया है वो वाली सर्विस जो होगी उसके ऊपर जीएसटी जो होगा वो लगेगा। वो ऑब्वियस है भाई, उन लोगों ने तो सर्विस दी है वो एक अलग काम है, उस पर जीएसटी लगेगा, बट सो फार एज सेल ऑफ डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड इज कंसर्न उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पढ़ते हैं, लैंड में बी सोल्ड ईदर एज इट इज, जैसे फार्मर ने बेची बिल्कुल प्लेन, या आफ्टर सम डेवलपमेंट वर्क सच एज लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन्स, वाटर लाइन्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स एक्स्ट्रा। इट इज क्लैरिफाइड दैट sale of such developed land is also a sale of land and is covered by serial number 5 of schedule 2 and accordingly does not attract GST. accordingly इसके ऊपर GST नहीं आएगा। At the same point of time, however, it may be noted that any service
provided for development of land like leveling, laying of drainage pipe as may be received by developer shall attract GST at applicable rate of such services. डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड बेचा, जीएसटी नहीं है, बट बैकएंड से जो सर्विस ली है उन पर प्रॉपर जीएसटी जो होगा वो अप्लाई होगा. सिंपल है. नेक्स्ट वन एंट्री नंबर 17D से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है. अब एंट्री नंबर 17D में ये लिखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया. तो इंडिया में कोई 2 प्लेसेस हैं विद इन इंडिया. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेसल शिप वगैरह कोई है, उसमें पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है. वो ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर किया जा रहा है तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगा. हाँ, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेशन प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म पर्पस के लिए किया जा रहा है तो फिर एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी. आप जाते हैं बॉम्बे एंड बॉम्बे में जो है आप अजंता एलोरा की गुफाओं में आपको ले जाया जाता है टूरिज्म के पर्पस के लिए, तो वो वाला वेसल ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट नहीं रहेगा. बट अगर जो वेसल ट्रांसपोर्टेशन है वो टूरिज्म का एलिमेंट नहीं रखता है, वो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के तौर पर किया जा रहा है कि वहां जाने के रास्ते के लिए ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो फिर वो जो होगा वो एग्जम्प्ट रहेगा. ऐसा इस एंट्री में कहा गया था. अब जो इस एंट्री को लेकर के इशू आ रहा था वो समझिएगा. इशू अब ये आ रहा था बेटा, ये हमारे पास इंडिया, अंडमान एंड निकोबार अगेन अ पार्ट ऑफ इंडिया. बहुत लोग जाते हैं यहां पर घूमने के लिए, ठीक है जी. तो आप पहुंचे अंडमान एंड निकोबार, फ्लाइट लेकर के पहुंच गए. अब अंडमान एंड निकोबार में बेटा आप अंडमान निकोबार में अब आपको जो है वो अंडमान निकोबार में लेट्स सपोज यहां जाना है. ये जो आइसलैंड है ना ये अपना वाटर से सेपरेटेड है, और जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो यहां पर अकॉर्डिंगली जो है ना वो वेसल फेरी बोलते हैं, आप उनको यूज करके जो है वो जाते हैं. ठीक है, जो लोग अंडमान निकोबार में रहते हैं उन लोगों को, वो तो कोई टूर नहीं कर रहे, उन लोगों को भी फेरी यूज करके ही जाना होता है, और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को भी इसी तरीके से जो है वो जाना होता है. तो डाउट इस बात को लेकर के एक्सप्रेस किए गए कि ये जो वेसल यहाँ आइसलैंड में एक जगह से दूसरे जाने के लिए ये जो फेरी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है ये जो होगा ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा या फिर नहीं होगा. तो उन्होंने बोला जी सिंपल सी बात है, आप ये देखो कि ये जो किया जा रहा है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेंस में किया जा रहा है या टूरिज्म के एंगल से किया जा रहा है. और उन्होंने उसका हल्का सा इशारा दिया, जनरली जब टूरिज्म के लिए किया जा रहा है तो फिर इस फेरी में ना बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी डाल देते हैं, लाइक म्यूजिक, मूवीज, टीवी वीवी इस तरीके का, ताकि एंजॉयमेंट बढ़े. तो उन्होंने बोला उसके हिसाब से आप देखो कि ये टूरिज्म के लिए है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है. ऑलरेडी एंट्री वेरी क्लियर है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो, ठीक है ना. अगर टूरिज्म के लिए होगा तो इस फेरी में बहुत सारी एक्स्ट्रा जो है वो चीजें होंगी. उन्होंने बोला जी अच्छा ठीक है, वो तो हम समझ गए कि हम उसके बेसिस पर कर लेंगे, बट ये जो फेरी है, ये फेरी जो चलती है, जो यहां से यहां जाने के लिए यूज होती है, ये कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी चलाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है. कुछ प्राइवेट ऑपरेटर भी चलाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है. तो उन्होंने बोला जी अब मान लो टूरिज्म का पर्पस नहीं है, सिंपल फेरी है जिसमें लोगों को बिठाते हैं और वहां छोड़ देते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट है नहीं जो टूरिज्म को इंडिकेट करता हो, लेकिन उसको चलाने वाला प्राइवेट ऑपरेटर है, तो भी क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा या सिर्फ गवर्नमेंट फेरी को ही जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बोला जाएगा. तो सीबीआईसी ने बड़ी सिंपल सी क्लैरिफिकेशन इशू करी. उन्होंने बोला जब हम बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उससे हमारा मतलब क्या होता है कि पब्लिक उसे ट्रांसपोर्टेशन के एंगल से यूज कर रही है, टूरिज्म का पर्पस नहीं है. पब्लिक उसे ट्रांसपोर्टेशन के एक माध्यम के तौर पर जो है वो यूज कर रही है. उससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि प्राइवेट पर्सन उसकी फेरी है या फिर गवर्नमेंट की फेरी है. जैसे बसेस आर अ मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब बस जो है बेटा गवर्नमेंट की भी हो सकती है और प्राइवेट बसेस भी होती है, पर अगर वो पब्लिक के लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बोला जाएगा. तो सिंपल सी क्लैरिफिकेशन उन्होंने इशू कर दी कि फेरी चाहे प्राइवेट पर्सन चला रहा हो या फिर गवर्नमेंट चला रही हो, अगर वो एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट चल रही है तो वो एग्जम्पशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहेगी. पढ़ लेते हैं जी.
tickets of private ferry used for passenger transportation. Private ferry are used as means of transport from one island to another in Andaman and Nicobar Island. तो उन्होंने सिंपल सा बोला जी, जो एग्जम्पशन है दैट अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ whether the ferry is owned or operated by a private sector enterprise or by a PSU. The expression public transport only means that transport should be open to public. उसका मालिक कौन है उससे कोई मतलब नहीं है. It can be privately or publicly owned. Very simple. Proceed करें. Next one. इसमें एंट्री नंबर 15 बी से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है. अब एंट्री नंबर 15 जो है ये आपकी बात करती है अगेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट बिलोंगिंग. किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय अ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज. नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज. कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या होता है बेटा? ये होता है हमारे पास मोटर व्हीकल, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब होता है मोटर व्हीकल, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है. तो इसका आपके साथ डिस्कशन कुछ ऐसे था बेटा. एक आपकी होती है नॉर्मल बस जो हर स्टॉप पर रुकती है, पैसेंजर चढ़ते हैं या उतरते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेज कैरिज. उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा था अगर वो नॉन एसी है. यहाँ पर लेकिन हम बात आपके साथ जो कर रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की. ठीक है ना. स्टेज कैरिज वो बसेस होती है जो आपकी हर बस स्टॉप पर रुक रुक कर चलती है, और अगर आपका जो कैरिज है वो इस तरीके से हर जगह नहीं लगता, वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन करता है. लक्ष्मी नगर टू नेहरू प्लेस, बीच में कहीं नहीं रुकेगा. होती है ना ऐसी चार्टर्ड बसेस, तो वो बेटा हमारे पास कहलाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज. अब जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अगर एसी होंगे तो बेटा एग्जम्पशन नहीं है, जीएसटी इज पेबल. अगर वो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, नॉन एसी, तो सिर्फ उन्हीं के लिए एग्जम्पशन की ये बात कर रहे हैं. ठीक है ना. उन्होंने लिखा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, और नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में भी उन्होंने रेडियो टैक्सी को बाहर कर दिया. मतलब अगर रेडियो टैक्सी है वो नॉन एसी भी है तो भी जो होगा उसके ऊपर जीएसटी पेबल रहेगा. रेडियो टैक्सी को छोड़ करके अदर्स, रेडियो टैक्सी को छोड़ करके जो अदर्स हैं लाइक बसेस हैं हमारी नॉन एसी बसेस है ना, तो वो जो होंगी उनके लिए ये बात कर रहे हैं. तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज रेडियो टैक्सी को छोड़ करके वो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स का काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है. अच्छा, इसमें फर्दर उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया क्या? टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर. कि भाई आपका नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है और रेडियो टैक्सी नहीं कुछ और है. अब इसमें जो आपने काम किया, अगर वो टूरिज्म या कंडक्टेड टूर या फिर चार्टर हायर का होगा तो हमने बाहर कर दिया, उस पर भी एग्जम्पशन नहीं है. अदर केसेस में जो है वो एग्जम्पशन है. ठीक है ना जी. ये आपकी एंट्री कह रही है. अब इसमें बेटा जो केसेस एक्सक्लूडेड थे ना, ये वाले 3 जिन पर जीएसटी पेबल रहता था, तो इनमें चार्टर एंड हायर वाले पॉइंट को लेकर के जो है वो इशू आया. इशू बताऊंगा, फिर देखते हैं उसकी क्या क्लैरिफिकेशन आई. अब ये जो बसेस हैं बेसिकली नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, इसमें से बेटा उन्होंने क्या बाहर किया था? टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर. एक एक एग्जांपल बोल देता हूं. टूरिज्म का एग्जांपल हो गया, मान लीजिए एक आदमी के पास बसेस हैं, चार्टर्ड बसेस हैं, और उसने टूर ऑपरेटर के साथ बिजनेस किया. टूर ऑपरेटर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए वो जो टूर होते हैं वो काम करता है, तो ये टूरिज्म हो गया. अच्छा, कोई प्राइवेट फैमिली वो टूर पर जा रही थी, उन्होंने इससे ये नॉन एसी बसेस ली उस टूर पर जाने के लिए अपने हिसाब से, तो वो कंडक्टेड टूर वाले पॉइंट में एक्सक्लूड हो गया, जीएसटी वहां भी लगेगा. अब बात आई चार्टर और हायर की. मान लीजिए आपके घर शादी है, आपकी अपनी या फिर आपके घर में किसी और की, बाराती आएंगे, बारातियों को अपने घर से वेडिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको बस चाहिए. तो आप एक ट्रांसपोर्टर के पास गए और आपने बोला जी इस दिन इस समय पर हमें 2 बसेस चाहिए होंगी. उसने बोला ठीक है, तो उसने आपको बसेस अवेलेबल करा दी, आपने बता दिया कहाँ से कहाँ जाना है और उसने पैसे बता दिए. तो ये वाला जो केस होता है बेटा, ये आपका बोला जाता है चार्टर और हायर. ये आपका केस क्या बोला जाता है? चार्टर और हायर. कि आपने इस केस में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है, बट ऑन द बेसिस ऑफ चार्टर और हायर जो है वो ये सर्विस ली है. मान लीजिए कोई स्कूल है, उसे बच्चों को जो है वो पिकनिक पर लेकर के जाना है, तो उसने लेट्स सपोज बस ऑपरेटर से 2 नॉन एसी बसेस ले ली
और बता दिया कि इस समय से इस समय तक के लिए हमें जो है वो बच्चों को टूर पर लेके जाना है, तो ड्राइवर के साथ आ जाइएगा और हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसे ले जाएंगे। तो आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली ऑन चार्टर और हायर बेसिस। ब्रॉडली समझ आ रहा है? यस। अब देखिएगा, अब जो इशू पूछा गया था वो इशू ये पूछा गया था कि भाई साहब मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करा रही है, और उस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए लेट्स सपोज इन्होंने इस XYZ से कहा, यहाँ वैसे कार दिखाई जा रही है, हम बसेस लिख लेते हैं, कि आपको जो होगा हमारे एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए ये जो बसेस जो है वो रन करनी है। ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ का घर का पता दे दिया गया और बोला गया कि एम्प्लॉय को यहाँ से पिक करेंगे, ऑफिस ड्रॉप करेंगे और शाम को ऑफिस से पिक करके जो होगा वो घर पर ड्रॉप कर देंगे। नॉन AC बसेस की फैसिलिटी जो थी वो ली गई। अब ये जो फैसिलिटी ली गई इसके रिलेशन में पूछा गया कि क्या हमने ये जो नॉन AC बस वाले को हायर किया है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, क्या वो इस पॉइंट में चार्टर और हायर वाले पॉइंट में आएगा और एग्जम्पशन से बाहर हो जाएगा, या फिर वो इस चार्टर और हायर वाले पॉइंट में नहीं आएगा और वो एग्जेम्प्ट रहेगा। पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन हायरिंग ऑफ व्हीकल्स बाय फर्म्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम वर्क। तो फर्म से उन्होंने ट्रांसपोर्टर से नॉन AC बसेस ली हैं। पर्पस क्या है, एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफिस छोड़ना है एंड ऑफिस से घर छोड़ना है। ठीक है। It is clarified that charter or hire excluded from the above exemption entry। उन्होंने कहा जी जो हमने चार्टर और हायर एक्सक्लूड कर रखा है एग्जम्पशन से, इट इज चार्टर और हायर ऑफ अ मोटर व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने वो जो चार्टर और हायर बाहर किया एग्जम्पशन से, ये वो चार्टर और हायर है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जहां रेंटर जो रेंट पर जो इस बस को चार्टर हायर पर लेता है वो डिफाइन करता है हाउ एंड व्हेन द व्हीकल विल बी ऑपरेटेड, डिटरमाइनिंग शेड्यूल्स, रूट्स एंड अदर ऑपरेशनल कंसिडरेशन। जिस चार्टर एंड हायर को हमने बाहर किया है, ये हमने उसको बाहर किया है जिसमें जो आदमी उस व्हीकल को चार्टर एंड हायर पर लेता है वही तय करता है कि कैसे एंड कब वो व्हीकल ऑपरेट किया जाएगा, किस शेड्यूल पर ऑपरेट किया जाएगा, किन रूट्स पर ऑपरेट किया जाएगा एंड अदर ऑपरेशनल गाइडलाइंस। मतलब जो कोई व्यक्ति उस बस को लेकर के अब वो बस कैसे ऑपरेट होनी है, किस शेड्यूल पर किस रूट से ऑपरेट होनी है, अगर सब कुछ वही तय करता है तो फिर उस चार्टर एंड हायर को हमने एक्सक्लूड किया है। उस केस में एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी। जैसे आपने बारातियों को अपने डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए नॉन AC बस ली, बस वाले से आपने क्या कहा कि भाई साहब बस भेज देना, बस यहाँ से यहाँ जाएगी, ड्राइवर को अपने हिसाब से हम हैंडल कर लेंगे, कितने बजे चलेगी, लेट भी हो सकती है जल्दी भी हो सकती है, वो इतने बजे पहुँच के खड़ा हो जाए, हम अपने हिसाब से जब निकलने का मन करेगा हम उसे बता देंगे। हो सकता है हमारा मन इस रास्ते से जाने का ना, हम दूसरे रास्ते से जाने चाहे तो हम उसे बोल देंगे इसको उसी रास्ते से लेकर के जाना पड़ेगा। रास्ता लंबा है, बीच में हमारा रुकने का मन है, हम बोलेंगे वो रुक जाएगा, हम रिफ्रेश हो लेंगे। मतलब वो आप बस उसको बोल दो यहां से यहां तक के लिए बस है, बाकी हमारे हिसाब से हमारा कहा वो मानेगा। आर यू ओके विद दिस? स्कूल ने स्टूडेंट्स को पिकनिक ले जाने का तय किया, नॉन AC बस हायर करी, उन्होंने भी सेम बोला बच्चे हैं जाएंगे, टीचर वीचर साथ में रहेंगे, ठीक है ना। अब रास्ते में बस जा रही, हो सकता है किसी बच्चे को नेचुरल कॉल आ गई, इमरजेंसी हो गई, हल्ला मचा दिया, तो आप बस भेज देना, हम अपने हिसाब से गाइड कर लेंगे, रास्ता वस्ता सब जो है वो प्रॉपर टीचर रहेंगे, वो मैनेज करेंगे, ड्राइवर को बोल के चलना उनके हिसाब से चले। तो उन्होंने बोला कि ऐसे जो केस हैं जिसमें जो रेंट पर लेता है वो उस व्हीकल को अपने हिसाब से रन करवाता है, अपने शेड्यूल और सब ऑपरेशन अपने हिसाब से मैनेज करता है, इस तरीके के चार्टर एंड हायर को हमने बाहर किया है। अब बात आई कंपनी की जिन्होंने एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया है, तो आप मुझे बताओ क्या कंपनी ने जब एक ये नॉन AC बस लगवाई होगी
तो अब यहाँ क्या कंपनी भी ऐसे ही ऑपरेशनली उसको हैंडल करेगी? आंसर इज नो। उन्होंने तो जो एम्प्लॉयज आने हैं जाने हैं उनका फिक्स शेड्यूल जो है वो उसे दे दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली क्या ये एग्जाम्शन में कवर होना चाहिए? यस। तो उन्होंने बोला भाई साहब, हाउएवर द सेड एग्जाम्शन वुड अप्लाई टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज falling under heading this, where according to explanatory notes transportation takes place over a predetermined route पहले से तय है, बता दिया गया होगा कहाँ से एम्प्लॉय को पिक करना है, कहाँ लाना है और कहाँ वापस छोड़ना है, ऑन अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। और ऑफिस के खुलने बंद होने का टाइम दोनों फिक्स होते हैं, तो वो उस समय पे ही ये काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहे हैं जो चार्टर एंड हायर एग्जम्पशन से हमने बाहर किया है वो अलग है, ये जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने चार्टर हायर बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन किया है, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, ये एग्जम्पशन से कवर रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन, एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 नहीं सॉरी 9 पॉइंट। अब इसमें बात है आपके पास एंट्री नंबर 18 से रिलेटेड। अब ये हमारे पास बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। आप जानते हैं गुड्स का रोड ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इस एंट्री ने बेटा एग्जेम्प्ट कर रखा था इन ऑल द केसेस। सिर्फ कब नहीं एग्जेम्प्ट होगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन करने वाला जीटीए हो या फिर हो कुरियर एजेंसी। जीटीए और कुरियर एजेंसी को छोड़ करके अगर कोई भी और व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देता है तो वो जो है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। अच्छा, और इसमें बेटा जीटीए का बहुत लंबा डिस्कशन था, आपको ध्यान में रखना है। जीटीए हम उस ट्रांसपोर्टर को बुलाते हैं जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट जब किसी के लिए करता है, तो जिस पर्सन के लिए वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करता है उस गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर वो एक कंसाइनमेंट नोट जो है वो इशू करता है, बिल्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो ट्रांसपोर्टर है, जो कोई ट्रक वाला है, अगर वो किसी के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें बिल्टी का कोई कंसेप्ट पिक्चर में नहीं आता है। जैसे आपने अपना कूड़ा फेंकवाने के लिए किसी ट्रक वाले को बुला लिया, वहां कोई कंसाइनमेंट नोट पिक्चर में नहीं आता है, तो वो व्यक्ति जो है वो उस काम को करते टाइम जीटीए नहीं है और वो जो होगा वो एग्जेम्प्ट रहता है। जो लोग बिल्टी के बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं सिर्फ उन्हीं को जीटीए बोला जाता है, और जीटीए के ऊपर एग्जम्पशन नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी है। ठीक है जी। चलिए, तो अब जो इशू पूछा गया वो इशू क्या था देखिएगा। इशू था एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू रेलवे साइडिंग या फिर बेनिफिकेशन प्लांट बाय व्हीकल डेप्लॉयड विद ड्राइवर फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपके लिए। ये हमारे पास मान लीजिए एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है, उनका ये बेटा प्लांट है जिसमें वो मिनरल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमारा बेनिफिकेशन प्लांट बोला जाता है। ठीक है, अब इस कंपनी के पास माइनिंग लाइसेंस है, तो ये माइन में जो है वो माइनिंग की एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, यहां से माइनिंग होगी और ये जो आपको अलग अलग व्हीकल्स नजर आ रहे हैं इनमें ये जो होगा ये माइनिंग के बाद इन व्हीकल्स के थ्रू प्लांट में लाया जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है जी। तो यहां से माइनिंग की जा रही है, ये जो व्हीकल आपको दिख रहा है इसको हम टिप्पर बोलते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, एंड ये हमारा इसको हम डंपर बोलते हैं। टिप्पर उठाने वाला और जिसमें डाला जाता है उसे डंपर, ठीक है ना। तो माइनिंग में ये टिप्पर जो होता है ये इस डंपर में डाल देता है और इन व्हीकल की मदद से जो है ये जो मिनरल्स है ये हमारे प्लांट में जो है वो लाए जाते हैं। अब सिचुएशन ये है कि XYZ कंपनी है जिसका ये मिनरल का प्लांट है। अब उन्होंने ये जो काम किया इसके लिए ये जो व्हीकल्स है ना, ये व्हीकल्स ये इन्होंने किसी ABC से लिए, उसको बोला कि भाई आपको हमारे लिए जो है वो ये काम करना है। ठीक है, अब एक ऑब्वियस सी बात सुनना बेटा, जिस ABC से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको कहा कि भाई आपके ये व्हीकल्स हमें चाहिए होंगे, इन व्हीकल्स ने ये ट्रांसपोर्टेशन किया, तो अब पता है कंफ्यूजन क्या आ रही थी? कंफ्यूजन ये आ रही थी ये व्हीकल बेटा जब इस तरीके से ये माइन किए गए मिनरल्स प्लांट में लेकर के जाएंगे तो आपको क्या लगता है ये कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा या विदाउट कंसाइनमेंट नोट होगा? डेफिनेटली इसमें कंसाइनमेंट नोट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है ना, वो क्या करता है वो अपने व्हीकल विद ड्राइवर भेज देता है, काम किया जाता है और ट्रक सिंपली ले जाकर के वहां पे छोड़ देते हैं। यहां पर कंसाइनमेंट नोट क्रिएट नहीं किया जाता है।
और बेटा क्योंकि कंसाइनमेंट नोट नहीं क्रिएट किया जाता है तो एबीसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन तो किया, लेकिन क्योंकि ये कंसाइनमेंट नोट बेस्ड नहीं है तो मैं जीटीए नहीं हूं, और क्योंकि मैं जीटीए नहीं हूं, कुरियर एजेंसी तो मैं वैसे भी नहीं हूं, तो अकॉर्डिंगली मैं एंट्री नंबर 18 में जो है वो जीएसटी की लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हूं। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं ये ट्रांसपोर्टेशन, वो बिना कंसाइनमेंट नोट के कर रहा हूं तो मैं जीटीए नहीं हूं। जीटीए होता तो टैक्स में आता, क्योंकि मैं जीटीए नहीं हूं तो मैं एग्जेम्प्ट हूं एंट्री नंबर 18 में। ऐसा उसका सोचना था। लेकिन ऑफिसर्स जो थे, यहां बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऑफिसर्स का ये कहना था अरे भाई सुन सुन सुन, तू इस केस में उनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही नहीं दे रहा है। तू जो काम कर रहा है, तेरा काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है ही नहीं, तेरा काम तो रेंटल ऑफ व्हीकल का है। बेटा बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन में एंड रेंटल ऑफ व्हीकल में, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑफिसर्स का कहना था कि भाई तू ट्रांसपोर्टेशन का काम ही नहीं कर रहा कि तू जीटीए है या नहीं, एंट्री नंबर 18 मिलेगी या नहीं, तू इस एंगल से सोचे। तेरा जो काम है दैट इज रेंटिंग ऑफ व्हीकल। तू उस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली तुझे उसे अपने ये व्हीकल दिन में इतने बजे से इतने बजे तक के लिए अवेलेबल कराने होते हैं विद ड्राइवर। फिर इन व्हीकल्स को कैसे ऑपरेट कराना है, किस तरीके से यूज करना है, वो तो वो कंपनी खुद अपने एंड पर, उसके जो सुपरवाइजर वगैरह है वही हैंडल कर रहे हैं। तो बेसिकली तू उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा है, तू रेंटल का काम कर रहा है। वो तुझे जो दे रहे हैं वो तुझे यही तो कह रहे होंगे कि हाँ भाई मुझे 10 ट्रक दे दो और पर महीने इतने पैसे ले लेना। तो अकॉर्डिंगली ये ट्रांसपोर्टेशन का काम ही नहीं है, ये रेंटल का काम है। जो एग्जेम्पशन एंट्री है 18 की, वो बनी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तेरी एक्टिविटी ऑल टुगेदर अलग है, इस पर उस एंट्री का कोई लेना देना नहीं है। इस पर रेंटल वाला जीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा प्लीज ध्यान में रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं या रेंटल कर रहा हूं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग काम होते हैं, बिल्कुल अलग अलग काम होते हैं, और इसको प्रॉपर अप्रिशिएट करना पड़ता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ के कराया जाता है। तो चलो खैर क्लैरिफिकेशन पढ़ो फॉर द टाइम बिंग के लिए। वो क्या कह रहे हैं, यूजुअली इन सच केसेस व्हीकल्स सच एज टिपर, डंपर, लोडर, ट्रक आर गिवन ऑन हायर टू द माइनिंग लीज ऑपरेटर। एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल आर जनरली बोर्न बाय द रेसिपिएंट। आप अपना व्हीकल दे देते हो, उनको ऑपरेट वो खुद करते हैं, फ्यूल वगैरह वही डलवाते हैं, ठीक है। द व्हीकल विद ड्राइवर आर एट द डिस्पोजल ऑफ द माइनिंग लीज ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद इन द माइन एरिया। जहां माइनिंग पिट से या तो वो रेलवे साइडिंग में भेज दिए जाते हैं या फिर वो प्लांट में लाए जाते हैं एज पर हिज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा उन्होंने जो पॉइंट पिकअप किया, उन्होंने कहा जी जर्नली जो इस तरीके की सर्विस रेसिपिएंट लेता है उसमें वो व्हीकल्स उनसे लेता है विद ड्राइवर। सामने वाला व्हीकल विद ड्राइवर भेज देता है। अब व्हीकल को चलने में जो एक्सपेंसेस फ्यूल लगता है वो जिसने व्हीकल लिए होते हैं वो अपने आप ही उसमें तेल वेल डलवाता है, और वो व्हीकल विद ड्राइवर सिंपली उसके पास अवेलेबल है, उसको वो अपने हिसाब से जो है वो यूज करता है। तो उन्होंने बोला ये बेसिक फीचर ये इंडिकेट करती हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा रहे थे, आप उससे रेंटिंग सर्विस ले रहे थे। अच्छा बेटा ट्रांसपोर्टेशन और रेंटिंग वैसे इसमें हमेशा से कंफ्यूजन रही है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रांसपोर्टेशन जब आप लेते हो तो वो पर्सन खुद फ्यूल डलवा के आएगा जनरली। दूसरा क्या रहता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में उस आदमी की जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी लेता है कि हाँ भाई मेरे को कुछ यहां पहुंचाने हैं। लेकिन आप रेंटिंग करोगे तो रेंटिंग में आपने व्हीकल ले लिया, आप उससे एसोसिएटेड खर्चे आप बियर करते हो, और साथ में उसको आप अपने हिसाब से अपनी जिम्मेवारी पर जो है वो यूज करते हो। तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। तो उन्होंने बोला नॉर्मली ये माइनिंग वाले केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, और अगर इस तरीके के होते हैं तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही नहीं है। सच सर्विस आर नथिंग बट रेंटल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद ऑपरेटर। आपने ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, अगर ये फीचर्स हैं तो आपने रेंटल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि इस पर्टिकुलर हेडिंग में जाएगा और उस पर ये जीएसटी बनेगा। द पर्सन हु टेक्स द व्हीकल ऑन रेंट डिफाइंस हाउ एंड व्हेन द व्हीकल विल बी ऑपरेटिव। वो शेड्यूल डिटरमाइन करेगा, रूट डिटरमाइन करेगा, अदर ऑपरेशनल कंसिडरेशन। Person who gives the vehicle on rent with operator cannot be said to be supplying the service by way of transport of goods। ये transport of goods की सर्विस ही नहीं है, ये रेंटल है,
और क्योंकि ये रेंटल है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट वन इज क्वाइट सिंपल। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू द गेस्ट एंकर। ठीक है जी, आप देखते हैं अक्सर टीवी में जो है वो एंकर्स बुलाए जाते हैं, डिबेट्स वगैरह में बुलाए जाते हैं, नॉलेज के पर्पस के लिए बुलाए जाते हैं और उनको टीवी की तरफ से जो है ऑनरेरियम जो है वो दिया जाता है। जैसे बजट के टाइम पर उनको आप जानते होंगे, रचना रानडे हमारी पुणे की स्टूडेंट है, आज की डेट में बहुत फेमस है, नंबर 1 यूट्यूबर है इन द फाइनेंस फील्ड। तो इनको जो है वो सीएनबीसी वालों ने अपने चैनल पर बुलाया कि हमारी ऑडियंस को जो है वो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जो है वो गाइड कर दो। ठीक है जी, तो अब इनको जो है ऑनरेरियम की पेमेंट जो थी वो चैनल वालों की तरफ से दी गई। अब चैनल वालों ने जब रचना को ये ऑनरेरियम की पेमेंट करी तो क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन ये पूछी गई, क्या ये जो पेमेंट है ये इन्हें किसी सप्लाई के बदले में मिली है? तो आंसर इज यस, शी इज देयर। ठीक है जी, उन्होंने उसको कोई गुड्स की तो सप्लाई नहीं करी है, बट आप जानते हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस। कंसिडरेशन मिला है तो इसी बात का मिला है कि शी हैज टेकन हर टाइम टू कम एंड एड्रेस आवर ऑडियंस, उस बात का ऑनरेरियम दिया गया है। अब आपने जो पैसा दिया है उसको ऑनरेरियम के नाम से दिया है, उसे कोई कमर्शियल सेंस के नाम से नहीं दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल दैट इज समथिंग विच यू आर पेइंग टू हर फॉर स्पेयरिंग हर टाइम फॉर दिस एक्टिविटीज। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला जी ये जो होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही रहेगा, इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो इसमें कुछ स्पेशल पढ़ने लायक नहीं है, रीडिंग में अवॉइड कर रहा हूं। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्लैरिफिकेशन हमारे पास जो आती है दैट इज रिलेटिंग टू एंट्री नंबर 3। ये अच्छा है बेटा, इसको नॉर्मली पढ़ोगे तो शायद ना समझ पाओ, जरा ध्यान से पढ़ना। एंट्री नंबर 3 में एग्जम्पशन दी गई थी प्योर सर्विसेज को। प्योर सर्विसेज को कहा गया था प्योर सर्विसेज जो कि दी जा रही हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को। और किस लिए दी जा रही है? बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन entrusted to पंचायत अंडर आर्टिकल 243G या in relation to any function entrusted to municipality अंडर आर्टिकल 243W। तो कहानी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बेटो इनको गवर्नमेंट के तौर पर अपने बहुत सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी जो है वो लगा रखी है। ठीक है जी, इसमें से आर्टिकल 243G में कुछ फंक्शंस है जो कि पंचायत को एंट्रस्ट किए गए हैं एंड 243W में कुछ फंक्शन है जो कि म्युनिसिपैलिटी को एंट्रस्ट किए गए हैं। ओके, अच्छा, और आप जानते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों हमारे पास लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो लोकल अथॉरिटी हैं इनको अपने 243G में इंटरेस्टेड पंचायत के फंक्शन या 243W में इंटरेस्टेड म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन करने हैं। आर यू ओके? अच्छा, अब देयर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि इसमें मेंशन्ड है, लिस्ट है उनकी शेड्यूल 11 एंड 12 में। अब बेटा लोकल अथॉरिटी जब कभी इन फंक्शंस को करती है तो इन फंक्शंस को वो फ्री में नहीं करती बेटा, वो पब्लिक से पैसे लेती है और ये भी बिजनेस में आता है, पर उनकी इस एक्टिविटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है, स्कोप ऑफ सप्लाई से बाहर रखा गया है। आपको याद रखना है स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में डिफाइन था। सेक्शन 7 में सबसेक्शन 2 में यह बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा की गई नोटिफाइड एक्टिविटीज जो होंगी उनको सप्लाई नहीं समझा जाएगा, और वहां पर ये नोटिफिकेशन इशूड है जिसमें उन्होंने बोल रखा है लोकल अथॉरिटी जो ये काम करेगी वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब लोकल अथॉरिटी को इन कामों को करने के लिए बहुत सारी इनवर्ड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। लोकल अथॉरिटी को इन कामों को करने के लिए बहुत सारी इनवर्ड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, उन्हें गुड्स की, मशीनरी की, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो उनको अपनी इनवर्ड सप्लाई में जो सर्विस लेनी है इन कामों के लिए उनको एग्जेम्प्ट किया एंट्री नंबर 3 में। दोबारा दोहराता हूं, लोकल अथॉरिटी जब पब्लिक के लिए ये काम करेगी तो उनके काम आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है सेक्शन 7(2), और इन कामों को करने के लिए उसे बहुत बार बैकएंड से रिसोर्सेज भी तो अरेंज करने हैं, गुड्स भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, सर्विसेज चाहिए। तो सर्विसेज की जहां तक बात है तो एंट्री नंबर 3 ने कहा था कि अगर आप बैकएंड से किसी पर्सन से
उन एक्टिविटीज को करने के लिए प्योर सर्विस ले रहे हो। प्योर सर्विस का मतलब कि उसमें सिर्फ सर्विस एलिमेंट होना चाहिए, सर्विस प्लस गुड्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने प्लेन सर्विस कोई ली है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी गुड्स, तो वो सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगी। अच्छा, क्या होगा अगर आपने बैकएंड से जो सर्विस ली उसमें गुड्स भी हैं? तो बेटा उस केस में हमारे पास एक एंट्री नंबर 3 होती है जो कहती है कि अगर आपने कंपोजिट सप्लाई ली है, मतलब सर्विस प्लस गुड्स है उसमें, तो भी एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन तभी जब उसमें जो गुड्स की वैल्यू है वो टोटल सप्लाई वैल्यू की 25% से ज्यादा नहीं है। तो आप अपने इन फंक्शंस को करने के लिए प्योर सर्विस किसी से लेंगे तो भी एग्जेम्प्ट है। अगर कंपोजिट सर्विस लेंगे जिसमें सर्विस प्लस गुड्स दोनों इन्वॉल्व रहेंगे तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूं, मान लो लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इनको स्ट्रीट लाइट की जिम्मेवारी है। तो जब ये स्ट्रीट लाइटनिंग का काम करेंगे पब्लिक के लिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। अब वो स्ट्रीट लाइट मेंटेन करने के लिए लेट्स सपोज ये पीछे से किसी वेंडर को हायर करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उस वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको स्ट्रीट लाइट जो है उसकी मेंटेनेंस देखनी है। अब स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? प्योर सर्विस का भी हो सकता है और सर्विस प्लस गुड्स का भी हो सकता है कि सिर्फ वो सर्विस एलिमेंट देगा, या फिर हो सकता है छोटी मोटी खराबी हो तो वो गुड्स को भी उसमें रिप्लेस कर देगा। तो कह रहे हैं अगर प्योर सर्विस है तो एंट्री नंबर 3 में एग्जम्पशन लो, और अगर कंपोजिट सर्विस है तो एग्जम्पशन 3A में लो, लेकिन ये सिर्फ तभी मिलेगी जब उसमें गुड्स का हिस्सा जो होगा वो मैक्सिमम 25% तक का, मतलब 25% तक का होना चाहिए। ज्यादा होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बात क्लियर होती है? चलिए, आई होप आपको बात समझ आती है। अब जो इशू है उस इशू को बात करते हैं। इशू ये था बेटा, बड़ा सिंपल सा इशू था। इशू क्लैरिफिकेशन इस बात की पूछी जा रही थी कि बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं, किस बात के ऊपर? सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज जो कि सप्लाई की गई टू आर्मी एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी बेटा, हमारे पास इशू ये पूछा जा रहा है कि आर्मी है, आर्मी, ठीक है, और आर्मी को जो है बैकएंड पर आर्मी वालों ने किसी वेंडर से सर्विस ली, और वो सर्विस क्या है? सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस। और बेटा ये जो सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस है ये आपकी इसमें आती है, ये जो फंक्शंस है ना पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाले, इसमें आती है, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ क्या अगर कोई वेंडर सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस जो कि इन आर्टिकल्स में कवर होती है वो करके दे रहा है आर्मी को, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, प्राइमरी रीडिंग पे शायद समझना है, लेकिन प्लीज ध्यान में रखना, सीबीआईसी ने बहुत अच्छा एनालिसिस करके ये बताया। उन्होंने बोला जी ये जो एग्जम्पशन बनाई गई है ना 3 and 3A, ये जो ध्यान से पढ़ेगा उसे ये समझ आएगा कि हमने लोकल अथॉरिटी के 243G के पंचायत फंक्शन एंड 243W के म्युनिसिपल फंक्शन वो आउट ऑफ स्कोप रखे थे, और उन कामों के लिए वो बैक एंड से जो प्योर या कंपोजिट सर्विस ले रही थी उनको एग्जेम्प्ट करने के लिए हमने ये बनाया था, उन्होंने बोला जी जो इस पूरे कंसेप्ट को समझेगा वो समझ पाएगा कि भाई पंचायत को अपने काम करने हैं, वो जीएसटी से फ्री है, और उन कामों को करने के लिए जो पीछे से प्योर सर्विस या कंपोजिट सर्विस लेगी वो फ्री है। इसमें लिखा हुआ था ना कि इन रिलेशन टू, मतलब उन कामों को करने के लिए जो सर्विस प्योर या कंपोजिट ली जा रही है वो फ्री है। उन्होंने बोला अब यहां पर सर्विस कौन ले रहा है? आर्मी को कोई पंचायत फंक्शन करने हैं? नो, आर्मी को खुद क्या करना है, उसे तो डिफेंस देखना है, उसे कोई 243G के पंचायत फंक्शन नहीं करने, उसे कोई 243W के कोई म्युनिसिपल फंक्शन नहीं करने। आर्मी का काम थोड़ी ना है, वो तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट उसका यह काम थोड़ी ना है, रेलवे डिपार्टमेंट उसका यह काम थोड़ी ना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आर्मी या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट जिनके फंक्शंस पंचायत या म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं है, वो अगर पीछे से सर्विस ले रहे हैं
तो उनके लिए ये एंट्री नंबर 3 एंड 3 है जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी। बात समझिएगा, फिर से दोहरा देता हूं, ये जो एग्जाम्पशन है ये सिर्फ तभी दी जाएगी जब ये दी जा रही हो उस एक्टिविटी के लिए जो कि उन फंक्शंस के लिए दी जा रही है। तो जो लोकल अथॉरिटी है उसने वो काम करने हैं, पंचायत म्युनिसिपैलिटी ने, उसने उन कामों के लिए पीछे से सर्विस ली, तो वो उन कामों से रिलेटेड है, वो इस एंट्री में एग्जेम्प्ट है। हर डिपार्टमेंट वाले के लिए ये एग्जेम्प्ट नहीं है। आर यू ओके विद दिस? कंफ्यूजन इस वजह से हो रहा था क्योंकि इन्होंने लिखने को इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, बट इन्होंने यहां पर अब क्लैरिफाई करके बताया लिखा कुछ भी हुआ हो, एक्चुअल में जब वो फंक्शन वो लोग करेंगे। कल अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आर्मी से थियोरेटिकली वो पर्टिकुलर फंक्शन करवाए तो बात हो सकती है, लेकिन वो थियोरेटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बात समझ में आती है? चलिए अब पढ़ना ध्यान से। म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत एंड अदर लोकल अथॉरिटीज सच एज कंटेनमेंट बोर्ड listed in section 269 of CGST Act carry out function entrusted to them under article 243W and 243G of the constitution respectively। ठीक है जी, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत या कुछ और लोकल अथॉरिटी जिसमें कंटेनमेंट बोर्ड भी आ जाता है, वो बेसिकली जो है उनको फंक्शंस जो हैं वो ये करने होते हैं। फंक्शंस दैट मे बी इंटरेस्टेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी वो शेड्यूल 11 एंड 12 में लिस्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी ऑल्सो परफॉर्म फंक्शंस listed in schedule 11 and 12 such as irrigation and public health। तो कह रहे हैं जी वो फंक्शंस म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह को बताए गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी भी वो उन फंक्शंस को करती है। ठीक है जी, वैसे वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को करने हैं, बट कभी कभार गवर्नमेंट भी जो है वो उन कामों को करती है। तो कह रहे कोई बात नहीं, जब करती है तब बात करेंगे। अब वो कह रहे हैं सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और अदर लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल दिस या म्यूनिसिपैलिटी अंडर दिस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये मैंने आपको बताया, ये काम आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई रखे गए हैं। फंक्शन की जिम्मेवारी किसको है? पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी को। वो पब्लिक को करके देंगे, आउट ऑफ स्कोप है। कभी कभार गवर्नमेंट भी करती है, जब करती है तो वो भी आउट ऑफ स्कोप है। अब अगली लाइन जो एग्जम्पशन एंट्री 3 एंड 3A में दी गई है, दैट प्योर सर्विस एंड कंपोजिट सप्लाई पर वो दी गई है जब वो प्रोक्योर किए गए। जब एग्जम्पशन क्या कहती है? बैकएंड से जब आपने ये प्रोक्योर किया फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस, जब आपने उन काम को करते हुए प्योर सर्विस या कंपोजिटली, तब वो एग्जेम्प्ट होगा। एंड फाइनल लाइन, if such services are procured by Indian Army or any other government ministry or department which does not perform any function, then the same are not eligible for exemption। तो वो जो फंक्शन है म्यूनिसिपैलिटी करती है वो लेगी, एग्जेम्प्ट होगा। कल उनमें से कोई फंक्शन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट करता है, अगर करता है तो उसने लिया तो भी एग्जेम्प्ट होगा। बट सो फार एज करंट पोजीशन इज कंसर्न, वो क्या कह रहे हैं? आर्मी वैसा कोई काम कर नहीं रही, और क्योंकि वो कर नहीं रही तो फिर उसको बैकएंड से रिलेटेड इस एंट्री में कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रही है। आई होप द पॉइंट इज वेल रिसीव्ड बाय ईच ऑफ यू। तो इसके साथ हमारा आपका डिस्कशन जीएसटी की सभी अमेंडमेंट्स का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब बात अगर मैं आपके साथ करूं कस्टम्स एंड एफटीपी की अमेंडमेंट की, तो बेटा फॉर्चुनेटली कस्टम्स एंड एफटीपी की अमेंडमेंट है ही बहुत कम। ठीक है जी, अब कस्टम्स की अगर अमेंडमेंट की बात करूं तो बेटा कस्टम्स में सेक्शन 14 जो कि वैल्यूएशन का सेक्शन है, याद है बीसीडी का हम वैल्यूएशन निकालते थे कस्टम एक्ट 1962 में, ठीक है, बीसीडी के पर्पस के लिए। तो वहां पर आपको याद होगा सेक्शन 14 आपको कहता था नोटिफाइड गुड्स के लिए तो टैरिफ वैल्यू ली जाएगी, एंड जो अदर गुड्स है उसके लिए क्या ली जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात आती थी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेकर के सेक्शन 14(1) में ये लिखा गया था कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, बट ट्रांजैक्शन वैल्यू को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ बातें जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेक्शन 14(1) ने प्रोविजो बना करके कुछ बातों के बारे में लिखा हुआ था।
उस प्रोविजो में फाइनेंस एक्ट 2022 ने एक कुछ फर्दर बात जो है वो ऐड करी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू की एक्सेप्टेंस को लेकर के सेक्शन 14 ने प्रोविजो में फर्दर कुछ बात जो है वो करी है। वो बात जो है वो बेटा फाइनेंस एक्ट 2022 ने करी है, बट एक्चुअल में उसको अभी लीगल ऑपरेटिव नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह बनाए जाने हैं जो कि अभी नहीं बनाए गए हैं। तो सही में बोलूं तो अमेंडमेंट तो हुई है सेक्शन 14 से, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स नहीं बने हैं। उसकी वजह से वो अमेंडमेंट सिर्फ रीड ओनली अमेंडमेंट है, उसका आपके पेपर से एज सच कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपने वैल्यूएशन पढ़ रखा है वो एज इट इज ही रहेगा। अमेंडमेंट हुई है बट रूल्स के एब्सेंस में अभी वो ऑपरेटिव नहीं हुई है, तो सिर्फ रीड ओनली बेसिस पर जो है आप उसे पढ़ेंगे। अमेंडमेंट बड़ी सिंपल हुई है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करने की बात कहता था, और साथ में ये कहता था प्रोवाइडेड फर्दर दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू की एक्सेप्टेंस के लिए वो ये कहता था रूल्स मेड किए जाएंगे जो प्रोवाइड करेंगे, रूल्स बनाए जाएंगे जो प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट ये नया ऐड हुआ है, द एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंपोर्टर in respect of any class of imported goods and checks to be excised including the circumstances and manner of excising thereof, as the board may specify, where the board has reason to believe that value of such goods may not be declared truthfully or accurately, having regard to the trend of declared value of such goods or any other relevant criteria। सेक्शन 14(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करने की बात लिखी थी सब्जेक्ट टू मैनी कंडीशंस, और इसी में एक प्रोविजो था जो ये कहता था कि गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी और रूल्स के थ्रू वो कुछ बातों को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी और रूल्स के थ्रू वो कुछ बातों को प्रोवाइड करेगी, और उन बातों में एक नई बात प्रोवाइड करने की बात जो है वो फाइनेंस एक्ट 2022 ने ऐड करी। अब वो नई बात है क्या, सिर्फ रीड ओनली है, तो सुनिएगा बड़ा आराम से। बेटा इंपोर्टेड गुड्स को लेकर के गवर्नमेंट अक्सर देखती है कि लोग अपने गुड्स का जो वैल्यूएशन है वो सही ट्रूथफुली जो है वो डिक्लेयर नहीं करते, वो कम वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं अपनी लायबिलिटी को बचाने के लिए। तो उस बात को देखते हुए उन्होंने ये जो नया पॉइंट ऐड किया है, इसमें ये बोला है कि अगर जो बोर्ड है CBIC उसके पास रीजन टू बिलीव है क्या कि वैल्यू ऑफ गुड्स वो लोगों के द्वारा ट्रूथफुली और एक्यूरेटली डिक्लेयर नहीं की जा रही है, अगर जो CBIC है जो पूरा कस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है उसको इस बात को लेकर के रीजन टू बिलीव है कि ये पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर लोग वैल्यू को सही डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द ट्रेंड ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू और एनी अदर रेलेवेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो इंपोर्ट हो रही हैं इस पर लोग जो है वो ट्रूथफुली एक्यूरेटली वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर बोर्ड के पास इस बात को लेकर के रीजन टू बिलीव है तो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, उन रूल्स के थ्रू वो बोर्ड को पावर दे देगी, उन रूल्स के थ्रू वो बोर्ड को पावर दे देगी कि जिन गुड्स के रिस्पेक्ट में उसको ऐसा लग रहा है उन गुड्स के रिस्पेक्ट में बोर्ड ये कह सके द एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंपोर्टर कुछ रहेंगे जो उन्हें पूरे करने पड़ेंगे, और क्या एडिशनल चेक होंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगी, किस तरीके से वो चेक जो होंगे वो एक्सरसाइज किए जाएंगे। तो रूल्स बनाए जाएंगे, रूल्स में बोर्ड को एम्पावर्ड किया जाएगा कि जिन गुड्स के रिलेशन में उन्हें यह लग रहा हो कि वैल्यू सही डिक्लेयर नहीं हो रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस से उन्हें लग रहा हो, तो वो उन क्लास ऑफ गुड्स के रिलेशन में जो एडिशनल ऑब्लिगेशन इंपोर्टर से फुलफिल कराना चाहेंगे वो बताएंगे, एंड कुछ एडिशनल चेक्स अब वो जो सेफगार्ड फॉर रिवेन्यू के पर्पस के लिए करना चाहेंगे वो बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, अंडर वैल्यूएशन को क्रॉस चेक करने के लिए रूल्स के थ्रू बोर्ड को पावर दी जाएगी कि उन्हें कैसे ये काम जो है वो करना है। बट एक्चुअल में बेटा ऐसे कोई रूल अभी नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये रीड ओनली अमेंडमेंट है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछने वाला है। हाँ, नवंबर 2023 का आपका अटेम्प्ट होगा तो जरूर आपके पास पूछा जाएगा, क्योंकि नवंबर 2023 के लिए वो नए रूल जो है वो फोर्स में आ गए हैं।
चलिए जी, बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो कस्टम में एक छोटा सा चेंज हुआ है पेमेंट ऑफ ड्यूटी को लेकर के। तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी को लेकर के आपने कस्टम में एक सेक्शन 51 पढ़ा था, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर का कंसेप्ट जो था वो पढ़ा था। हल्का सा अगर याद हो तो इसमें कुछ कहा गया था कि आपको अगर आप एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट कुछ करते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे, उसके लिए जो स्कीम बनी हुई है, वो बेनिफिट्स आपको मॉनिटरी फॉर्म में ना दे करके वो ड्यूटी क्रेडिट की फॉर्म में देंगे। और उस ड्यूटी क्रेडिट को वो जो देंगे, उसके लिए आपका एक लेजर जो होगा वो कस्टम की पोर्टल पर जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा। और उसकी हमारे पास ये गवर्निंग रेगुलेशन है। इसका आपने मेरे साथ ये एग्जांपल पढ़ा था कि गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक स्कीम है, रेमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। आप उस स्कीम में अगर आते हैं, आपने उस स्कीम में काम किया, तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी। और जो बेनिफिट देगी वो ड्यूटी क्रेडिट की फॉर्म में देगी। और वो ड्यूटी क्रेडिट जो होगा वो आपका कस्टम में सेक्शन 51B रेड विद दिस रेगुलेशन के हिसाब से जो आपका ड्यूटी क्रेडिट लेजर कस्टम की पोर्टल पर मेंटेन होता है, उतने पॉइंट आपके वहां पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, जितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको आपने एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आपको एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और जब आप उसको स्क्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको वो स्क्रिप्ट जो है वो यूज करनी होती है। उस स्क्रिप्ट का एक वैलिडिटी पीरियड होता है। उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर आपको वो स्क्रिप्ट जो है वो यूज करनी होती है। उस वैलिडिटी पीरियड को लेकर के छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। तो आपको सेक्शन 51B रेड विद दीज रेगुलेशंस ड्यूटी क्रेडिट मिले, जिसको एज पर दोज रेगुलेशन आपको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है। अब वो जो स्क्रिप्ट होती है उसका आप या तो एक तय सीमा के अंदर यूटिलाइजेशन करेंगे बीसीडी की पेमेंट के लिए, या फिर अगर आपको लगता है आपके एंड पर यूटिलाइजेशन नहीं है तो आप उसे किसी दूसरे पार्टी को जो है वो बेच भी सकते हैं। आप यूज करेंगे तो भी वैलिडिटी पीरियड के अंदर करेंगे, और अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो जो खरीदने वाला होगा उसको भी उसी वैलिडिटी पीरियड के अंदर जो होगा उसे यूज करना होगा। अब वो वैलिडिटी पीरियड पहले 1 साल हुआ करता था, उसको बढ़ा करके जो है वो 2 साल कर दिया गया है। सिंपल सी अमेंडमेंट है। ये जो रेगुलेशन होती थी, इसमें रेगुलेशन 6 वो ये बताती थी पीरियड विद इन विच स्क्रिप्ट शैल बी यूटिलाइज। जिसको स्क्रिप्ट मिली वो कितने टाइम में काम करेगा। और इसमें पहले लिखा होता था 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्क्रिप्ट जनरेशन, स्क्रिप्ट जिस दिन बनाई उसके 1 साल के अंदर अंदर। अब इसे चेंज करके 2 साल कर दिया गया है। और रेगुलेशन 7 बात करती थी ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इन ई स्क्रिप्ट, वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्क्रिप्ट फॉर ट्रांसफर, कि अगर आपने बेच दी तो खरीदने वाले के लिए वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा, उसके लिए भी सेम होता था पहले 1 साल, उसको भी चेंज करके जो है वो 2 साल कर दिया गया है। तो ये बड़ी छोटी सी अमेंडेड है, सिंपली वैलिडिटी पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप इसके ऊपर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी अमेंडमेंट कंप्लीट हुई। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं मेरे साथ, तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट अमेंडमेंट का जो कस्टम में एरिया है, कस्टम में हमने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल पढ़े थे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल था जो कि बेसिकली बताता था कि अगर कभी आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो और उस पर कोई कंसेशनल रेट की एग्जम्पशन है, तो फिर आपको जो होगा उन रूल्स की ज़रूरत पड़ सकती थी। अब वो जो पुराने सेट ऑफ रूल्स थे उनको रिप्लेस करके नया सेट ऑफ रूल जो है वो इशू कर दिया गया है। नया सेट ऑफ रूल जो है वो इशू कर दिया गया है। जो पुराने सेट ऑफ रूल्स थे उसको रिप्लेस करते हुए ये नए सेट ऑफ रूल्स आ गए हैं। और बेटा इन नए सेट ऑफ रूल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए और इनफैक्ट रूल नंबर भी चेंज हुए। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, रूल नंबर बदल गए हैं, मेहनत ना करनी पड़े, तो मैंने सीधा वो जो नए सेट ऑफ रूल्स हैं उसका डिटेल्ड लेक्चर, पूरा जो रेगुलर कोर्स का लेक्चर था वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर चैनल पर शेयर कर रखा है। तो आप इस अमेंडमेंट को उस लेक्चर के थ्रू जो होगा वो कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आपको उस लेक्चर को सुन लेना है, उससे ये आपकी सारी अमेंडमेंट जो होगी वो कवर हो जाएगी। मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, कस्टम्स की अमेंडमेंट खत्म हो जाती है बेटा। अब बात आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। इसमें तो वैसे ही कुछ हुआ ही नहीं बेटा, बड़ी छोटी छोटी सी बात है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप जानते हैं 5 साल के लिए बनाई जाती है। जो हमारी लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी वो 2015-20 की बनी। उसके बाद ये अगली बनाई जानी थी, बट कोविड की वजह से नहीं बनाई गई। गवर्नमेंट टाइम ही नहीं दे पाई, कोविड हैंडल करने में ही लगी रही, तो नहीं बनाई गई। 2015-20 की जो पॉलिसी थी उसी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया।
और अब की बार भी वही काम हुआ है। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो कोई नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए टाइम नहीं दे पा रही है, एंड एक्सपोर्टर्स भी नहीं चाहते कि पहले ही माहौल खराब है आप कुछ चेंज करके डिस्टर्ब करें, तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले थी उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। और आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो एक्सटेंशन हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, नथिंग स्पेशल। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ते टाइम आपने कुछ एग्जम्पशंस पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर कोई एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है तो वो जब गुड्स इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एज वेल एज आईजीएसटी एग्जाम था, ऐसे ही ईपीसीजी ऑथराइजेशन के लिए एग्जाम था, ऐसे ही ईओयू, ईएसटीपी एंड एसटीपी के लिए एग्जाम थे। इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट था, ये जब इंपोर्ट करेंगे तो फिर बेटा कस्टम्स एज वेल एज आईजीएसटी जो थे वो एग्जाम थे। अब था क्या, जिन नोटिफिकेशन के थ्रू ये एग्जाम्ड थे, गवर्नमेंट ने शुरुआत में ये सोच रखी थी कि हम अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए आईजीएसटी इंपोर्ट वाला एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, बट बाद में आईजीएसटी एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। पहले उनकी ये सोच थी। उन्होंने जो एग्जाम्पशन दी थी उस एग्जाम्पशन में उन्होंने कहा कि बीसीडी कस्टम ड्यूटी भी एग्जाम्प्ट है और इंपोर्ट का आईजीएसटी भी एग्जाम्प्ट है, ऐसा कह रखा था। लेकिन उनका बैकएंड पे माइंडसेट था कि इसमें से जो आईजीएसटी है ये फॉर द टाइम बिंग के लिए एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, बाद में जाके इस एग्जाम्पशन को हटा लेंगे। और उन सभी नोटिफिकेशन में अकॉर्डिंगली एक डेडलाइन लिखी रहती थी कि इस दिन तक एग्जाम्प्ट है। बट अब गवर्नमेंट ने ये माइंडसेट बना लिया है कि आईजीएसटी जो होगा वो हमेशा के लिए एग्जाम्प्ट चलेगा, तो अकॉर्डिंगली उन डेडलाइंस जो उसमें लिखी हुई थी उनको कर्टेल कर लिया गया है। ले दे करके आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपने पढ़ा था आईजीएसटी जब आप इन स्कीम में इंपोर्ट करते हैं तो एग्जाम्प्ट होता है, कल भी होता था और आज के बाद भी ये होता ही रहेगा। तो एज सच नथिंग सिग्निफिकेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो बेटा फाइनली हमारी सारी अमेंडमेंट जो है वो आप लोगों के साथ कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपने टाइम जो एक्स्ट्रा दिया उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। आपने डिटेल में पढ़ा तो एग्जाम में आपको उतनी कन्वीनियंस रहेगी, एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप 2 मिनट 1 मिनट निकाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में साथ में मुझे ये भी बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के काम के लिए मैं कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो जो होगा वो भी शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।